हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस अगस्त 13 2023। आज जो हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे वो मेनली द हिंदू के हैं। इंडियन एक्सप्रेस में आज कोई आर्टिकल नहीं आया है। व्हाट इज़ द डिबेट अराउंड आर्टिकल 370, इसके बारे में बात करेंगे जो कश्मीर से रिलेटेड है, और गार्डिंग द नॉर्थ ईस्ट जो कि असम राइफल के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से। व्हाट इज़ द डिबेट अराउंड आर्टिकल 370। थोड़ा सा हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या थी, इसे किसने खरीदा था, किससे खरीदा था, ब्रिटिशर से। तो ये लैंड जीती हुई नहीं थी वॉर में, ये लैंड दी नहीं गई थी, ये लैंड खरीदी हुई थी। ठीक है। दूसरी चीज़, जो उस इंडिपेंडेंस के समय में जो मोनार्क लास्ट किंग थे उनका नाम था गुलाब सिंह, हरी सिंह। ठीक है, तो उस समय जब माउंटबेटन प्लान आया है ना, उसमें क्लियरली लिखा था कि या तो आप इंडियन डोमिनियन ज्वाइन कर सकते हैं, या पाकिस्तान डोमिनियन ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक, तीनों ऑप्शंस थे। जूनागढ़ जो कि हिंदू मेजॉरिटी वाला रीजन था, लेकिन किंग कौन था वहाँ पर, मुस्लिम। उन्होंने क्या किया डिसाइड कि वो पाकिस्तान को एक्सीड करेंगे, पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इंडिया ने जूनागढ़ में इंटरवीन किया क्योंकि वहाँ बहुल कौन थे, मेजॉरिटी हिंदू थे। वहाँ पर इंटरवेंशन किया गया, सरदार पटेल के द्वारा आर्मी भेजी गई। फिर सरेंडर करने के बाद जूनागढ़ के प्लेबिसाइड किया गया। प्लेबिसाइड मतलब रेफरेंडम होता है, सारे लोगों का वोट लिया गया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया का पार्ट बनेंगे। ठीक है। उसके बाद जब बात आई जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर फिर पाकिस्तान को लगा कि उनका एक्चुअल में हक है, क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है और जो राजा था वो गुलाब सिंह वो हिंदू थे। ठीक है, तो उनको लगा कि वो उनका लेजिटिमेट अधिकार है। लेकिन उनने क्या डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। बेसिकली उनने उस समय तक कुछ डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि दोनों ही जगह से, दोनों ही रीजन से उनके बहुत अच्छे लिंक्स थे, इकोनॉमिकली भी और कल्चरल भी। ठीक है, तो उन्होंने कहा, ऑलमोस्ट डिसाइड किया था कि वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के जो कबीले थे, जो ट्राइब्समैन थे, उन्होंने अटैक कर दिया कश्मीर को। और कश्मीर में अटैक कर दिया तो जो हरी सिंह थे उनको ये लगा कि बिना पाकिस्तान गवर्नमेंट के हेल्प के, है ना, मॉडर्न फोर्सेस मॉडर्न वेपन्स के साथ अटैक किया, तो बिना उनकी मदद के तो नहीं कर सकते। उन्होंने हिंदुस्तान से क्या मांगा, हेल्प। हिंदुस्तान ने जो है हेल्प करने से मना कर दिया, कहा कि जब तक कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं कर देते, मतलब इंडिया का पार्ट नहीं बन जाते, तब तक कि हम नहीं कर सकते डायरेक्टली आपको डिफेंड। तो फिर उन्होंने इस सिचुएशन में जो कंटेक्स्ट था वो ये था कि उनको जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने साइन किया, इंडिया वहाँ गई आर्मी और कश्मीर को जो है डिफेंड किया, और पाकिस्तान को बेसिकली कबीलों को बाहर किया गया। और फिर उसके बाद जो है जो LOC वाला जो रीजन है ना, आधा गिलगिट पाकिस्तान, जो पूरा कश्मीर का एरिया था, आधा गिलगिट तक के जो है बाहर कर दिया गया था। गिलगिट बल्टिस्तान वाला रीजन था, वहाँ तक बाहर किया था। उसके बाद इंडिया UN चला गया था। ठीक है, तो सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर होने के बाद जो जहाँ था उसे वहीं रहना पड़ा, और इसके कारण ये डिस्प्यूट जो है चल रहा है। JNK का अगर डिस्प्यूट की बात करेंगे तो इसके अगर रीजंस देखे जाएँ तो इसके ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने सेक्युलर रहने के लिए कहा था, तो इंडिया की आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो, हिंदू मेजॉरिटी हो, कोई भी मेजॉरिटी हो, अगर वो इंडिया में रहना चाहते हैं तो वो इंडिया का पार्ट बन के रह सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ये इस इंडिया की जो है क्या थी, मेन फिलॉसफी थी। और पाकिस्तान बना था जो कि इस्लामिक कंट्री था, रिलीजन पे बना था, इसलिए उनका भी लेजिटिमेट रीज़न यही था कि क्योंकि ये मुस्लिम बहुल जगह है, तो उनका जो और वो लोग भी मुस्लिम मेजॉरिटी में, तो उनका हक है इस रीजन में। समझ में आया क्या, ये मेन रीज़न है और यही डिस्प्यूट है, क्योंकि दोनों को लेजिटिमेसी देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, दोनों के बनने को लेजिटिमेसी देता है कौन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इसलिए ये डिस्प्यूट बना रहा। और क्या रीज़न है, ये डिस्प्यूट सॉल्व भी हो जाता अगर पाकिस्तान की जो आर्मी न होती, जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, पावर में बने रहने के कारण ये इशू को लंबे समय तक खींचे हुए, अदरवाइज इट कुड बी रिजॉल्व आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स और मे बी इन 2006। ठीक है, जब मुशर्रफ और PM मनमोहन सिंह के ऑलमोस्ट बीच में एग्रीमेंट हो गया था कि LOC को फाइनली जो है इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड कर दिया जाए। ठीक है, ऐसी न्यूज़ आई थी। ठीक, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। ठीक, उसके बाद और रीज़न क्या है, US और UK का रोल। इन लोग पूरी दुनिया में चाहते हैं कि डिस्प्यूट बना रहे, इसके कारण जो है ये इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर डिस्प्यूट बना रहेगा तो कन्फ्लिक्ट होते रहेगा, तो वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो बेचेगा कौन, US और UK। ठीक है, और अपनी डिप्लोमेसी के कारण, काउंटर करने के कारण, इंडिया एज अ राइजिंग पावर, इन लोगों ने जो है डिस्प्यूट को बने रहने दिया। समझ में आएगा। अब हम जानेंगे कि आर्टिकल 370 में ऐसा है क्या। लोग बोलते हैं कि इंडिया से इंटीग्रेट नहीं हो पाया कश्मीर, उसका रीज़न है आर्टिकल 370। तो 370 के हटने के बाद क्या इंडिया से इंटीग्रेट हो गया, क्या हालात वहाँ के बदल चुके हैं अब, ये सब सारी चीज़ें
के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ के बारे में ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती, जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड न्यूज़ होती है वही हमें पता चलता है। तो अभी तक के जो है जो जनरल जानकारी है कि वहाँ पर अभी पहले से काफ़ी बेहतर सिचुएशन है और काफ़ी पीस है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे कि न्यूज़ में क्यों था। एक्चुअली आर्टिकल में जो दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। न्यूज़ में इसलिए है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, वहाँ आर्गूमेंट शुरू हो गए। 2019 में ही जो है ये 370 को जो एब्रोगेट किया गया था, एबॉलिश किया गया था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि जो मेथड थी, लीगलिटी मेथड, जब जिस वे में इसे एब्रोगेट किया था वो गलत था। ठीक है, ये चैलेंज किया गया था और फाइनली अब जाके उस पर आर्गूमेंट शुरू हो गए हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो पहला जो पॉइंट है वो है वाई वॉज द JNK गिवन स्पेशल स्टेटस। ठीक है, तो ये एकमात्र स्टेट है जिसको स्पेशल स्टेटस मिला है? बिल्कुल नहीं। 371 से नॉर्थ ईस्ट के जो मैक्सिमम स्टेट है उनको स्पेशल स्टेटस मिला है। इवन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, यहाँ के स्टेट को भी कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो असिमेट्रिक फेडरलिज्म कहलाता है। इसका मतलब ये है कि सारे स्टेट को सेम पावर नहीं है, हर स्टेट को अलग अलग तरीके से उस समय जोड़ा गया था, उस समय एक्सीड करवाया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। समझ में आया क्या? साइन करवाया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो ट्रीटी थी, ठीक है, उसके थ्रू इंडिया का यूनियन का पार्ट बना था। ठीक है, तो इंडिया जो यूनियन बना था उसमें जो है उस समय जब स्टेट बने थे तो 14 स्टेट थे और 6 यूटी थे। आज जो है 29 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। ठीक है, शायद 28 स्टेट्स हैं, देख लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं कि क्या सर्कमस्टांस है। तो मैं सर्कमस्टांस की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि क्या क्या सिचुएशन थी। ठीक, उसके बाद उन लोगों ने जो मेन चीज़ थी, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, उसमें कुछ कंडीशंस कही गई थी जिसके हिसाब से जो है साइन किया था हरि सिंह ने। उसमें क्या कहा गया था कि जो स्पेसिफाइड मैटर है ऑन विच डोमिनियन लेजिस्लेचर में मेक लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर बट द रेस्ट ऑफ द पावर वर रिटेन्ड बाय द स्टेट। ठीक है, सिर्फ 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड कम्युनिकेशन, जिस पे इंडिया यूनियन लॉज बना सकता है। बाकी की सारी पावर किसके पास रहेगी? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पास। ये कंडीशन पे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और उसमें लिखा भी गया था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? बेसिकली इट्स एन एग्रीमेंट, जिसके हिसाब से जैसे एफिडेविट टाइप होता है ना, एफिडेविट में सारी चीज़ें लिखी होती है, एग्रीमेंट होता है, जैसे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी था। ठीक है, वॉज द एक्सेशन टेम्पररी while the India was ruled under the provision of Government of India 1935, जम्मू एंड कश्मीर had its own constitution since 1939। तो जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था 1939 में, और हरि सिंह ने ये कंडीशन रखी थी कि बिना उनके एक्सेप्टेंस के कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आया क्या? व्हेन आर्टिकल 370 was adopted in the Constituent Assembly of India, care was taken to see that it reflected the clauses and the spirit of instrument of accession। तो जब 370 को अडॉप्ट किया गया तब ध्यान रखा गया कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो भी क्लॉजेस थे और जो स्पिरिट थी जिसलिए वो साइन किया गया था उसको रिफ्लेक्ट किया जा सके, है ना, उसको इंक्लूड किया जा सके। हैंस द की इशू ऑफ वेदर द स्टेट्स कुड हैव एब्रोगेटेड यूनिलेटरली इज बीइंग आर्ग्यूड इन हिस्टोरिकल टर्म्स नॉट मेयरली इन लीगल टर्म। इसका मतलब जो स्टेट हैं, जो इंडियन स्टेट है, उन्होंने 6 अगस्त को 2019 को यूनिलेटरली 370 हटा दिया था। तो उसको बेसिकली इस इशू को हिस्टोरिकल टर्म्स में भी देखा जाएगा कि हिस्टोरिकली ये गलत है या सही है, और लीगल टर्म्स में भी देखा जाएगा कि हिस्टोरिकली सही है या गलत है। कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगी, क्योंकि केस वहाँ पर है। समझ में आया कि उसके बाद सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर 370 आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जो उसको अलग बनाता है। क्यों ऐसा कहा गया कि इंटीग्रेट नहीं हुआ था इसी के कारण इंडिया से? तो देखते हैं अपन। 3 कोर प्रिंसिपल है 370 आर्टिकल के। ठीक है, ऑन आइटम्स इन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर स्टेट विल बी लिमिटेड टू दोज मैटर दैट करस्पॉन्ड टू दोज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इवन दैट विल बी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का अधिकार है, ठीक है, शेड्यूल 7 है उसमें, ठीक है, 3 लिस्ट हैं, 3 लिस्ट। एक लिस्ट में यूनियन बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें क्या बना सकते हैं, सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है, एक में स्टेट है और एक में कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों लॉज बना सकते हैं। समझ में आया क्या? इन तीनों इस लिस्ट में लॉ बनाने का अधिकार जो है सबका अलग अलग कर दिया है। इसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ पावर, शेड्यूल 7 में। समझ में आया? लेकिन पार्लियामेंट को बाकी स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल था, लेकिन पार्लियामेंट को JNK के केस में सिर्फ 3 सब्जेक्ट में लॉ बना सकते थे, डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से और कम्युनिकेशन से। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में लॉ नहीं बना सकते थे, और उसमें भी कंसल्टेशन करने की ज़रूरत थी स्टेट गवर्नमेंट से। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन तब भी लगती है। अभी तो इंडिया किसी भी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी में भी लॉ बना देती है, इवन स्टेट वाले के लिए भी लॉ बना सकती है। स्पेशल टाइम में स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं आर्टिकल 249 में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसमें
ऑन द अदर मैटर इन दिस लिस्ट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट ओनली विद द स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंस। इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा अगर किसी भी सब्जेक्ट में जो है गवर्नमेंट पार्लियामेंट जो है लॉ बना रही है तो स्टेट की कंकरेंस होना जरूरी है। कंसल्टेशन नहीं, कंकरेंस मतलब परमिशन। जैसे कि आप लोग परमिशन लेते हैं कुछ चीज़ों के लिए, आपके फादर लोगों से परमिशन ज़रूरी है, कुछ पेरेंट्स आपके बिना परमिशन के भी सिर्फ बताने पे चल जाता है। जैसे कि मैं खेलने जा रहा हूँ, जैसे कि मुझे ये करना है, मुझे तैयारी इसकी करनी है, मुझे तैयारी नहीं करनी है, कुछ चीज़ों में परमिशन लेनी पड़ती है और कुछ चीज़ जो डेली रूटीन की होती है वो आपके फादर मदर को सिर्फ बता दी जाए कि हम ये कर रहे हैं तो हो जाता है। उसी तरीके की ये चीज़ें थी, ठीक है। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो एप्लीकेबल कैसे होंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ही होंगे, विथ एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन। मतलब डायरेक्टली एप्लीकेबल ज़रूरी नहीं है हो, है ना। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, ये सारे एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के थ्रू, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। आर्टिकल 370 में ही इसके डिमाइस की एब्रोगेशन की बात की गई है कि प्रेसिडेंट, ठीक है, 370 को डिक्लेयर एब्रोगेट कर सकता है, इनऑपरेटिव कर सकता है अगर किसकी रिकमेंडेशन हो, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। पर बात तो ये कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अबॉलिश हो गई उसी समय, जैसे पार्लियामेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की थी वो अबॉलिश हो गई, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब दोबारा से तो नहीं बनाई जा सकती, तो फिर कुछ चेंजेस किए गए बाद में जब इसको एब्रोगेट किया गया, उसके बारे में हम नीचे बात करेंगे कि कैसे इसको एब्रोगेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि लीगली जो है कौन सी मेथड अपनाई गई, ठीक। 5 अगस्त को 2019 को आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया गया। कैसे अबॉलिश किया गया, जो रामनाथ कोविंद थे उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया विद द कंकरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो कंकरेंस ऑफ किसकी सहमति से, स्टेट गवर्नमेंट की जो असेंबली थी, जो गवर्नमेंट थी उनकी कंकरेंस से, ठीक है। तो एज द स्टेट वाज अंडर प्रेसिडेंट रूल इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द स्टेट गवर्नर गेव सच, लेकिन उस समय प्रेसिडेंट रूल था। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब उस समय गवर्नमेंट थी ही नहीं तो आप गवर्नर तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है गवर्नर, तो है ना, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट की तरह बिहेव करते हैं जनरली गवर्नर्स। तो फिर ये सबसे बड़ा एक लीगल इशू है कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं, यही सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, चैलेंज किया जा रहा है, ठीक। दूसरा ऑर्डर क्या जब लेके आए थे, द ऑर्डर स्टेटेड दैट ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट ऑर्डर जो ऑर्डर था उसमें ये कहा गया कि जो जितने भी प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो अब एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। उसने सुपरसीड किसको किया था, गेट ओवर किससे ओवररीड किसको किया था, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 को। और जो भी अमेंडमेंट होंगे अब सारे के सारे लागू किए जाएंगे, ये ऑर्डर निकाला था रामनाथ कोविंद जी ने, समझ में आया। इट एडेड प्रोविजंस टू आर्टिकल 367 विच डिस्क्राइब हाउ टू इंटरप्रेट सम टर्म। उसके अलावा आर्टिकल 367 को भी अमेंडेड किया गया था। इसमें कुछ टर्म्स थे जिसको जो है डिफाइन, जो जिसकी डेफिनेशन दी हुई थी उसको चेंज किया गया, जैसे कि सदर ए रियासत उसको जो है गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर दिया गया, समझ में आया क्या। और ऑल द रेफरेंस टू स्टेट गवर्नमेंट शैल मीन गवर्नर, जितना भी रेफरेंस स्टेट गवर्नमेंट का था उसे गवर्नर माना जाएगा, क्योंकि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हट गई थी, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट से चेंज किया गया, समझ में आया। तभी तो पॉसिबल है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो दोबारा नहीं बनाई जा सकती, तो ये सब टर्म्स में चेंज किया। रिजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस, क्योंकि उस समय JNK की असेंबली भी नहीं थी। अब प्रेसिडेंट रूल लगाए तो JNK की असेंबली भी नहीं थी, तो जो उस समय पार्लियामेंट के पास सारी पावर हुआ करती है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है, ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ टू ऑर्गेनाइज जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूनियन टेरिटरी। और एक लॉ पास किया गया JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। उसमें क्या किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया और लेजिस्लेटिव असेंबली रखी गई उसमें, जैसे दिल्ली में है, और वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था पहले, उसे अबॉलिश किया गया। लद्दाख को सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एज अ यूनियन टेरिटरी रखा गया। समझ में आया क्या, चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ठीक है, उसके बाद लद्दाख को ट्रीट किया गया। पार्लियामेंट वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ JNK लेजिस्लेटिव असेंबली विच इट सेल्फ एज ट्रीटेड एज इक्वल टू स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी तरह बिहेव, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है JNK लेजिस्लेटिव असेंबली से रिप्लेस किया गया उसको, ठीक है। और JNK लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, क्योंकि उस समय अबॉलिश हो चुकी थी वो, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल था, तो उस समय जो पार्लियामेंट थी वो JNK के जितनी भी पावर थी वो उसके पास थी। तो पार्लियामेंट में जो सारी चीज़ें, अब जो सारी चीज़ें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को करना था, जिसका कंकरेंस चाहिए था, वो सब कंकरेंस कौन दे रहा था, पार्लियामेंट दे रही थी। पार्लियामेंट इशू अनदर ऑर्डर ऑन डिक्लेयरिंग 370 इन ऑपरेटिव एक्सेप्ट द क्लॉज दैट डिक्लेयर ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल अप्लाई टू। तो 370 को इन ऑपरेटिव डिक्लेयर किया गया प्रेसिडेंट के एक और ऑर्डर से, और कहा गया कि जितने भी संविधान में
प्रोविजंस हैं वो कहाँ लागू होंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। इस तरीके से किया गया। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें की गई, ठीक है, और इसी को चैलेंज किया गया है। क्या क्या चैलेंज किया गया है कि भाई JNK को पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बदला आपने और जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया। लेजिस्लेटिव असेंबली को भी उस समय जो है प्रेसिडेंट रूल था, तो फिर पार्लियामेंट के पास सारी पावर आ गई। तो एक तरीके से एक बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कभी मानती ही नहीं, है ना। ऐसा अभी तक मान जाती तो पहले ही अबॉलिश हो सकता था। तो ये तरीका अपनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और पार्लियामेंट से जो है कंकरेंस लेके जम्मू एंड कश्मीर को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरीज़ में, और 370 को इनऑपरेटिव किया गया। और सारे प्रोविजंस है हिस्टोरिकली क्या क्या लीगल और इश्यूज़ हैं कि जो टेम्परेरी प्रोविज़न है वो परमानेंट नहीं हो गया क्या उस समय जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अबॉलिश की गई, ठीक है, क्योंकि ये तो पता ही था कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रहेगी, उसके बाद भी प्रोविजंस में रखा गया उसको, तो फिर एक तरीके से मानना चाहिए कि तो परमानेंट ही हो गया था। और 370 जब फाइनली जो है उसे टेम्परेरी में तो रखा गया, लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो हिस्टोरिकली भी जो है जो राजा थे उन्होंने जो है कभी भी डिक्लेयर नहीं किया था कि जम्मू एंड कश्मीर को फ्यूचर में जो है एक्सेप्ट किया जाए, कम्प्लीटली इंटीग्रेट किया जाए सारे जैसे बाकी स्टेट हैं उस तरीके से। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं 370 है ना को करने में, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कहीं वो उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। ये सब सारी चीज़ें क्या होगी, चेक की जाएगी। जो भी स्टेट असेंबली को डिसोल्यूशन किया था, प्रेसिडेंट रूल लगाया था, कहीं वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि फेडरलिज्म है उसका वायलेशन तो नहीं है। ये सब सारी चीज़ें कौन चेक करेगा, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा और फिर रूल करेगा कि 370 का जो एब्रोगेशन है इज़ इट लीगल और नॉट। समझ में आया क्या। ये जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 था। आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है अब हम उसके बारे में बात करेंगे, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या किस में आया था ये, सोर्स क्या है हमारा, द हिंदू में ये आर्टिकल आया हुआ है। न्यूज़ में क्यों है, मणिपुर पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयड इन द रीजन एक्यूजिंग इट्स पर्सनल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग ड्यूटी, ठीक है। तो मणिपुर में कन्फ्लिक्ट चल रहा है किस किस के बीच में, कुकी और मैठी के बीच में, जो 2 कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में, ठीक। तो इशू क्या है, अब मणिपुर क्राइसिस के बारे में जब आएगा तब ज़रूर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल किसके बारे में बात करते हैं, असम राइफल के बारे में, ठीक है। असम राइफल क्या है, ओल्डेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स है। इशू क्या है, द मणिपुर पुलिस क्लेम द असम राइफल हैड डिसओबेड द लॉ बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग ड्यूटी एंड एक्यूज इट्स पर्सनल ऑफ ब्लॉकिंग पुलिस व्हीकल एंड हेल्पिंग कुकी मिलिटेंट्स फ्ली, ठीक है। तो जो असम राइफल है जो कि डिप्लॉय है म्यांमार बॉर्डर पे और नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, क्योंकि वहाँ इंसर्जेंसी है इसलिए वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो उनको जो है जो लोकल पुलिस है मणिपुर की वो एक्यूज़ कर रही है कि जो उनके लोग हैं, जो फोर्सेस के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो पुलिस व्हीकल को ब्लॉक कर रहे हैं और जो कुकी के जो मिलिटेंट्स हैं उनको भगाया जा रहा है, ठीक है। असम राइफल वन ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज डिप्लॉयड टू टैकल द सिचुएशन व्हेन द इथनिक क्लैशेस बिटवीन द मेतीज एंड कुकीज़ इरप्टेड इन मे। तो इन्हें डिप्लॉय किया गया था मणिपुर क्राइसिस से डील करने के लिए जो कि मेती और कुकीज़ के बीच में इथनिक क्लैशेस होने के कारण हो रहा है। हैज़ फेस रिलेंटलेस अटैक फ्रॉम द मीटी लीडर्स सिविल सोसाइटी मेंबर इन द बीजेपी रूल स्टेट। तो यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है जहाँ पर मीटी लीडर और सिविल सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो असम राइफल्स के ऊपर बहुत सारे जो है अटैक कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट फेस ऑफ है वो एक्सपोज कर रहा है कि जो सिक्योरिटी अपरेटस है उनके बीच में कितना ज़्यादा डिवीजन है। मतलब इंडिया की ही पुलिस फोर्स और सेंट्रल मतलब स्टेट की पुलिस फोर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्म फोर्स है असम राइफल, उन दोनों के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि असम राइफल क्या है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो CAPF है अभी रिसेंटली एग्जाम हुई थी उसके बारे में, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो कि मिलिट्री फोर्सेज नहीं है और पुलिस फोर्सेज नहीं है, मतलब ये दोनों का काम करती हैं। और इन्हें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेज हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है हायर करता है। अभी CAPF जो है एग्जाम भी हुआ था जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट निकली थी, हम लोगों ने उसकी आंसर की और कट ऑफ भी दिए थे। अगर आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ आप जाके कट ऑफ चेक कर सकते हैं और अगर आपका सही लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो CAPF फोर्सेज हैं उसमें से एक फोर्स कौन सी है, असम राइफल, ठीक है। जो CAPF फोर्सेज हैं उन लोग जनरली बाउंड्री को जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स कंट्रीज़ के बीच में वहाँ पर उन्हें डिप्लॉय किया गया है उसकी गार्डिंग के लिए, ठीक है। तो अलग अलग अगर देखा जाए जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसमें कौन सी फोर्स है, BSF, ठीक। जो सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर में है जो गार्डिंग फोर्स है CAPF, जो डिस्प्यूटेड रीजन है वहाँ पर आर्मी ही डिप्लॉयड की गई है, ठीक। इंडिया और चाइना में कौन सी, ITBP, लेकिन रिसेंटली ITBP हटा दिया गया है जब से इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू हुआ है वहाँ पर आर्मी को वापस डिप्लॉय किया गया है। म्यांमार और इंडिया के बीच में जल्दी बता दो, असम राइफल ही तो है, अभी तो पढ़े, नेपाल इंडिया सशस्त्र सीमा बल, समझ में आया क्या। तो अलग अलग फोर्सेस डिप्लॉयड की गई हैं बॉर्डर रीजन में। ऐसा क्यों किया गया है, आर्मी क्यों नहीं रखी गई है यहाँ पर, क्योंकि 2 आर्मी ना दोनों को
एक साथ नहीं रख सकते, हमेशा कन्फ्लिक्ट होने के डर रहता है, इसलिए अलग अलग फोर्सेस को रखा गया है, ये मेन रीज़न है। अब सबसे पहले जानते हैं कि असम राइफ़ल क्या फोर्स के बारे में। जो असम राइफ़ल्स है वो सबसे पुरानी सेंट्रल आर्म फोर्सेज हैं, सबसे ओल्डेस्ट है, और कब से है, ब्रिटिशर्स के टाइम से है, ठीक है। 1835 में इसे फॉर्म किया गया था, ठीक है। इसको क्या कहा गया था उस समय, कैशर लेवी, ठीक है। क्यों फॉर्म किया था, क्योंकि जो ब्रिटिश के सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उसको बचाने के लिए, किससे, हिल ट्राइब्स के लोगों से, समझ में आया। उसके बाद असम राइफल का नाम बहुत बार बदला, असम फ्रंटियर पुलिस हुआ 1883 में, असम मिलिट्री पुलिस हुआ 1891 में, ईस्टर्न बंगाल एंड असम मिलिट्री पुलिस हुआ 1930 में, और 1917 में असम राइफल किया गया। तो 1917 याद रखने की ज़रूरत है, असम राइफल जो है नाम रखा गया था, और 1835 में बनाई गई थी। सबसे ओल्डेस्ट पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स है। पहला पैरामिलिट्री फोर्स तो समझ में आता है ना, जो मिलिट्री भी नहीं है पुलिस भी नहीं है, बीच की है, दोनों काम करती है। इलेक्शन में भी जो है इन लोगों का डिप्लॉयमेंट होता है, इंडस्ट्रियल जो सेटलमेंट है उनको बचाने, इंडस्ट्रियल जो एरिया है उनको बचाने के लिए भी इनका डिप्लॉयमेंट होता है। सीआरपीएफ फोर्सेज आती हैं, ठीक है, और कई सारी फोर्सेज हैं, आप अलग से इसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रोल क्या है इसका, इट टास्क with the maintenance of law and order in the north east along with Indian Army and also guard the इंडो म्यांमार बॉर्डर इन द रीजन। तो पहले हम बात कर चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, मेंटेन करने का काम कर रही है इंडियन आर्मी के साथ साथ, और इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर है उसको गार्डिंग करने का काम कर रही है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये आपकी स्टेट वगैरह की जो एग्जाम है ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछना मुश्किल है, पर इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, फ्रेंड ऑफ हिली पीपल और हिल पीपल, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शिलोंग मेघालय में, और मोटो क्या है, फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल, यही है, ठीक है। कंट्रोल क्या है, इट इज़ ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विथ अ डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, और डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑपरेशनल कंट्रोल है। समझ में आया क्या, सिर्फ एकमात्र पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका डुअल स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यही इसका इशू भी है, यही मेन मुद्दा भी है जो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं असम राइफल के, ठीक। आर्म, अब अगर मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट की बात किया जाए तो इश्यूज़ क्या हैं आर्म फोर्सेस, जो आसपा एक्ट है, आसपा AFSPA, ठीक है। आसपा एक्ट कब हुआ था, 1942 में सबसे पहले लाया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। उसके बाद इंडिया में फर्स्ट टाइम 1958 में ये एक्ट बनाया गया था नागालैंड के लिए। कश्मीर में भी इसको कश्मीर में 90s में जो है ये एक्ट बनाया गया था। और ये एक्ट है क्या, बेसिकली जो गवर्नर है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं वहाँ पर मिलिट्री रूल, काइंड ऑफ मार्शल रूल बोल सकते हैं, मिलिट्री को बहुत सारी पावर दे दी जाती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके, है ना, लॉ एंड ऑर्डर वापस मेंटेन किया जाए और सिविलियंस रूल को वापस लाया जाए, ठीक है। लेकिन एक बार ये एक्ट लग जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है इसे रिवोक करने की, ठीक है। जैसे कि बाकी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि ये एक्ट को जो है हटाना चाहिए। अभी ये एक्ट नॉर्थ ईस्ट में है, कश्मीर में भी जो है अभी आसपा एक्ट लगा हुआ है, ठीक है, कई समय से। क्यों, क्योंकि इसमें पावर्स बहुत ज़्यादा दी गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा इससे लोगों का हरासमेंट हो जाता है। क्या क्या पावर है, जैसे कि जो सिविलियन वाली 144 की जो पावर है वो सीधे सीधे अब आर्म फोर्सेस के पास दे दी गई है। अब 4 से 5 लोग जब भी ऑर्डर करेगी आर्मी, 4 से 5 लोग एक साथ घूम नहीं सकते, इकट्ठा जा नहीं सकते। उसके बाद अगर सस्पिशन है तो किसी का भी चेक कर सकते हैं, अगर सिर्फ डाउट है तो किसी पे, और गोली भी मार सकते हैं, ठीक है। उसके कारण ना एक्स्ट्रा जुडिशियल एनकाउंटर्स जो है बहुत बढ़ गए हैं, कस्टोडियल रेप्स वगैरह, जो कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर आ चुकी है, ना वारंट की ज़रूरत है ना किसी तरीके की, मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर किसके हाथ में हो गई है, आर्म फोर्सेस के कारण। क्यों दे दी गई है, क्योंकि वहाँ पर इंसर्जेंसी बहुत है और उनको ऐसी पावर की ज़रूरत है वापस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, नहीं तो उन लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि अपनी जान बचाने के चक्कर में आदमी हर किसी पे शक करता है और नॉर्मल लोगों का भी हरासमेंट हो जाता है। उससे नॉर्मल पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि वो हरास हो रही है, और फिर वो लोग जो है चाहते हैं कि आसपा एक्ट को हटाया जाए, जो मेन रीज़न था इंसर्जेंसी कम करने का, उसके कारण नॉर्मल पीपल भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें 6 इंस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पर फेक एनकाउंटर हुए थे, ठीक है, जहाँ जेन्युइन एनकाउंटर नहीं थे। 2021 में एन ऑफिसर ऑफ असम राइफल वर किल्ड बाय इंसर्जेंट ग्रुप ने असम राइफल के एक जो है जवान की जो है हत्या कर दी थी। उसके बाद फिर 1 महीने बाद फिर जो असम राइफल ने दोबारा अटैक किया, उसमें 15 सिविलियंस की जान चली गई और 1 सोल्जर की जान चली गई, रिटेलिएटरी एक्ट में नागालैंड में, ठीक है। तो जो इश्यूज़ हैं ये आर्म फोर्स असम राइफल के साथ, वहाँ पर जो कॉमन लोग हैं उनके साथ भी रिलेशन अच्छे और बुरे दोनों तरह के हैं। जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनके साथ तो बहुत ख़राब है ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हीं के लिए ही जो है आर्म फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय की गई है, समझ में आया। तो और जो दूसरा इशू है सबसे बड़ा वो है कि कंट्रोल एंड कमांड ऑफ असम राइफल हैज़ एडेड टू इट्स प्रॉब्लम। द फोर्स ऑपरेटेड अंडर MEA
अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर पॉलिसी टिल 1965। पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री थी, उसके अंदर थी। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होम अफेयर्स के आया, वाइल द ऑपरेशनल कंट्रोल किसके अंदर आया, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। उसके बाद दिस डुअलिटी हैज़ बीन पार्ट ऑफ ड्रॉन आउट टसल। इन 2019 में एमएचए ने प्रपोज किया था कि उसे ऑपरेशनल कंट्रोल मर्ज कर देगा और जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो ले लेगा और मर्ज कर देगा आईटीबीपी के साथ। किसको, आईटीबीपी और असम राइफल को मर्ज करने का चल रहा था, लेकिन जो आर्मी है however believes that the shifting the operational control will jeopardize the surveillance along the LAC and impact the assistant force privileges, the tug of war continues। ठीक है, तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो आर्मी है वो उसके अगेंस्ट थी। तो अभी ये वॉर चल रहा है, रस्सा खींची इधर से उधर कि किसके अंडर जो है ऑपरेशनल कंट्रोल रहेगा, किसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा। होम मिनिस्ट्री चाहती है कि उसके अंदर ही सारी चीज़ें आएँ और वो मर्ज कर दे आईटीबीपी के साथ। ये हमारा जो है असम राइफल्स था। ठीक है।